टूर जा तू ना डरना कभी ना घबरना कभी ले जा तू उखाड़ के जमीन फुर जा तू ना रुकना कभी तू ना झुकना कभी झीले अपनी जिंदड़ी ये ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में किया है और आपने पहले को छोड़ दिया है। Hello everyone. I welcome you all in yet another episode of Untangling UPSC Inside the Mind of Toppers. Today we are joined by a determined person जिसने कभी हार नहीं मानी and finally she achieved her dream of cracking the UPSC examination. Her name is Palak Goyal. She has secured an All India rank 479 in this year's UPSC CSE examination. However, this journey was not so easy. Palak has given 2 mains and 1 interview before this. Thank you, Palak, for joining us today and congratulations for your great success. Thank you. Thank you for having me here. Okay. So, Palak, now I would like to ask कि बहुत सालों से ट्राई कर रही थी, ठीक है, कंटिन्यूसली कभी मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं एंड फाइनली योर नेम इज देयर इन दैट होली लिस्ट. सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? It was great. Actually, मतलब I would say it is very difficult to describe कि वो जो feeling होती है finally to see your name in the list. Actually मतलब starting में तो believe नहीं हो रहा होता है. Usually we keep checking, rechecking कि is it our name, is it our roll number itself. तो वही शायद वही same feeling मेरे साथ भी थी. It was very difficult to like grasp the thought कि finally I have cleared the examination. और बहुत अच्छा लग रहा था. Everybody around me, everybody was very happy. Throughout मतलब जैसे as soon as the results were out, मेरे teachers, friends, everybody was calling, wishing, celebrating. So I think बहुत ही अच्छी feeling थी. Finally ऐसा लग रहा था कि पूरा जो struggle है it has paid off and finally I have got to the success. हाँ एक्चुअली, और वो होता भी है कि आसपास वाले जो आपके लोग होते हो उन्होंने आपकी जर्नी देखी होती है, आपको दिन रात हार्ड वर्क करते हुए देखा होता है. जैसे कि जब मैंने भी तुम्हारा नाम देखा लिस्ट में तो अंदर से बहुत अच्छा लगा कि यार हाँ, मेरी दोस्त है, इतने सालों से प्रिपेयर कर रही है, बार बार एग्जाम दे रही है एंड स्पेशली लास्ट टाइम जब तुम इंटरव्यू तक पहुंची एंड अनफॉर्चुनेटली योर नेम वाज नॉट देयर इन द फाइनल लिस्ट. फिर उसके 4 दिन बाद ही प्रीलिम्स था एंड दिस ईयर यू हैव क्वालिफाइड इट विद फ्लाइंग कलर्स. बट वो इंटरव्यू तक पहुंचना ना एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है, क्योंकि मैंने खुद भी वो फेस किया है एक बार. सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू ओवरकम दैट फेज? Honestly वो बहुत ही tough phase था क्योंकि I had just given the interview, the results were out in a week और just next week उसके pre था. तो और मेरा interview मतलब मेरे हिसाब से अच्छा गया था. I just felt it was good, but फिर भी selection नहीं हुआ. तो firstly तो समझना बहुत difficult था कि क्या where did I lack, कि क्या था वो जो रह गया. तो वो बहुत डिसहार्डनिंग था. बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था. बट आई हैड नो टाइम कि मैं उस चीज पर ज्यादा पॉन्डर कर सकूं. तो मतलब क्विकली आई शिफ्टेड टू द नेक्स्ट थॉट कि मुझे प्री देना भी है कि नहीं, शुड आई टेक दिस अटेम्प्ट और नॉट. और उस टाइम आई वुड से कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत हेल्प की, इंक्लूडिंग यू. यू वर ऑल्सो अमंग दोस्त जिसको मैंने कॉल किया, पूछा कि should I take this or not, क्योंकि ज़्यादा अच्छी preparation तो नहीं है और time just 3-4 days were there in between the results and the pre. तो मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए. But I would say कि everybody just told me कि give it. The reason being कि जो मैंने 3 साल तक अटेम्प्ट दिया है कंटिन्यूसली, तो एवरीवन सेड कि वो मेरा फ्लो बना हुआ है. आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू. तो करंट अफेयर्स मेरे काफ़ी ब्रश्ड अप है और जो जनरल चीज़ें भी होती हैं, जो स्टैटिक बुक्स भी होती हैं, दे आर देयर इन माई माइंड. तो एवरीबडी टोल्ड मी कि जीएस के लिए ज़्यादा मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. रैदर आई शुड फोकस ऑन सी सैट, क्योंकि सी सैट का लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है और मैथ्स पढ़े बहुत टाइम भी हो गया है थ्रू आउट द ईयर. तो इसलिए फिर मैंने वो जो 3-4 दिन है उसको सी सैट में दिए. थोड़ा बहुत जो भी हो सकता था रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चंस देखे. और अल्टीमेटली आई वुड से कि स्टिल मतलब एक दिन पहले भी रात में भी मैं पूरी रात नहीं सो पाई. पूरे टाइम मैं यही सोच रही थी कि दूं अटेम्प्ट या नहीं दूं, शुड आई गिव इट और एक्चुअली नॉट. हाँ, वो क्या ऐसा होता है ना कि जब हम बार बार एग्जाम दे रहे हैं, अपनी पूरी पूरी मेहनत कर रहे हैं हम लोग एंड लाइक अगर
हम हमारा एक्सपीरियंस देखें तो हमने बहुत जल्दी भी स्टार्ट किया था, कॉलेज टाइम से हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। सो इट्स लाइक ऐसा फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगने लगता है पता नहीं हम इस एग्जाम के लिए बने भी हैं कि नहीं बने हैं। सो एग्जैक्टली तो वही चीज वही थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे, बट आई वुड से कि पीपल अराउंड मी दे वर वेरी मोटिवेटिंग, दे पुश्ड मी वेरी मच कि अगर तुमने वेट किया तो वो 1 साल में तुम्हारा फ्लो टूट जाएगा, प्लस दैट वुड बी वेरी टफ फॉर यू टू लाइक गेट दैट गोइंग, मतलब वो 1 साल निकालना बहुत टफ हो जाएगा कि वेट करना फिर प्री देना। तो उस थॉट को मैंने अपने माइंड में रखा कि मे बी दैट इज द राइट अप्रोच टू गो, और फिर प्री दिया। व्हेन आई वाज गिविंग प्री मुझे ये चीज लगी पेपर देखकर कि पेपर इज वेरी टफ, क्योंकि पैटर्न में भी चेंज समझ में आ ही रहा था। तो आई समवेयर थॉट कि कट ऑफ नीचे तो जाएगी, ज्यादा ऊपर नहीं होगी। तो उस चीज से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि इट्स फाइन कि मैंने बुक्स ज्यादा अच्छे से रिवाइज नहीं किए, बट स्टिल आई कैन डू दिस पेपर यूजिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक लॉजिक्स। तो मोस्टली मैंने वही यूज किया था जीएस में। इफ यू टॉक अबाउट सी सैट, अगेन आई वुड से थोड़ा ये कहना चाहिए फॉर्चुनेटली हो गया कि मैंने मैथ ज्यादा रिवाइज किया नहीं था। तो एज सुन एज आई सॉ द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स तो मुझे समझ में आ गया, मतलब आई वाज नॉट इवन रीडिंग द क्वेश्चंस, 2-3 वर्ड पढ़ के समझ में आ रहा था कि ये वो नहीं है जो मैं रिवाइज करके आई हूँ, तो आई वोंट बी एबल टू डू दैट। तो मैंने अपना सारा टाइम रीजनिंग और इंग्लिश को दिया, मतलब मैथ्स हार्डली मैंने जो बहुत इजी होंगे वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बाकी मैंने सब रीजनिंग और इंग्लिश में दिए। तो उसके कारण मेरा टाइम मैनेजमेंट बेटर हो गया, और आई थिंक सीसैट क्लियर भी उसी वजह से हो गया कि मैंने मैथ्स को थोड़ा कम फोकस करके इन दोनों चीज पर किया। अल्टीमेटली मतलब इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी आल्सो, बहुत अंदर से डर लग रहा था प्री के बाद तो कि क्या रिजल्ट आएगा, बट आई थिंक थैंक गॉड फॉर दैट, हो गया, प्री क्लियर हो गया था। इसमें मैं स्पेशली ये पूछना चाहूंगी क्योंकि देखो हमने पूरा 1 साल दिया होता है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए, फिर मेंस की बहुत ही टायरिंग प्रोसेस से निकलते हैं, और इंटरव्यू के लिए भी बहुत, और उस फेज तक पहुंचते हैं ना तो बस ऐसा लगता है अब तो होने ही वाला है। सो इस और उधर से वापस आना एक बहुत बड़ा शौक होता है। सो व्हाट वाज द रोल ऑफ योर मदर, क्योंकि जैसे आंटी को मैंने कई बार सुना है शी इज वेरी मोटिवेटिंग। सो उन्होंने कैसे तुमको इस फेज से, और बस 4 दिन बाद ही प्रीलिम्स देना था, तो हाउ शी केप्ट यू मोटिवेटेड? आई थिंक या माय मदर माय फादर, मतलब फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि दे हैव नेवर प्रेशराइज मी फॉर एनीथिंग। मतलब जैसे हमारी फैमिली में कोई है नहीं इस फील्ड में, तो इनिशियली व्हेन आई थॉट, मतलब स्कूल टाइम में चलता था कि शुड आई गो फॉर दिस फील्ड, तो उस टाइम थोड़े से एप्रीहेंशंस होते थे कि कोई गाइड करने के लिए है नहीं, तो विल यू बी एबल टू डू इट ऑन योर सेल्फ। तो बट स्टिल मतलब उस टाइम पे भी मेरी फैमिली वाज लाइक नो, यू शुड ट्राई, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप फेल भी करते हो एटलीस्ट यू हैव गिवन योर बेस्ट। वही चाहिए हमें कि एटलीस्ट ट्राई फॉर समथिंग, अपनी पूरी जी जान लगाओ, कोशिश करो। इफ इट विल बी देयर इन योर मतलब इट विल बी देयर इन योर डेस्टिनी। डेस्टिनी, यू विल गेट इट। तो मतलब ऐसा कभी मुझे नहीं बोला गया कि यार इतना टाइम हो गया, व्हाट आर यू डूइंग, या किसी ने मेरे एफर्ट्स पे कभी डाउट नहीं किया कि तुम कहाँ पढ़ाई नहीं कर रही हो, क्या गलतियां कर रही हो, नो। और बेसिक और प्लस कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में कुछ लोग मे बी दे हैव सम नेगेटिव कॉन्नोटेशंस इन देयर थॉट्स कि क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक उसमें भी मेरी मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि मतलब शी यूज टू हैंडल देम वेरी वेल। मतलब वो सारे थॉट्स कभी मुझ तक नहीं आए कि क्यों नहीं हो पा रहा है। शी यूज टू हैंडल दैट कि कोई बात नहीं, वो ट्राई कर रही है, होना होगा तो जरूर होगा। लेट हर हैव हर टाइम, जितना वो टाइम लेगी उससे और रिफाइन ही होगा, उससे और बेटर ही होगा। तो कोई बात नहीं, टाइम लगने दो, वी वोंट प्रेशराइज हर फॉर एनीथिंग। जैसा इफ शी वांट्स टू लीव इट, डू समथिंग एल्स, वी आर देयर टू सपोर्ट दैट आल्सो। तो आई थिंक वो चीज बहुत जरूरी है सारे पेरेंट्स के लिए कि अगर वो ये चीज कह देते हैं ना कि अगर तुम गलती भी कर रहे हो, तुमसे नहीं भी हो पा रहा है, वील स्टिल स्टैंड बाय योर साइड। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है। और वो आई थिंक जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, अगर वो ये सपोर्ट दे दें तो आई थिंक वो डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। और वो चीज मेरे साथ थी, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर दिस। बिल्कुल। आई थिंक हाँ, इससे ना बाकी पेरेंट्स को भी शायद ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि कई बार आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, और जो एस्पिरेंट है या स्टूडेंट है उसको आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हो, और कई बार मुझे ऐसा लगता है ऐसी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ऐसा बच्चे को फील होने लगता है कि अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं होगा। बट राइट। उस टाइम पे अगर आपके पेरेंट्स आपको ये बोलते हैं नहीं बेटा कोई बात नहीं, अगर ये नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, सो आई थिंक वो ज्यादा आपको मोटिवेट करता है कि ठीक है ये नहीं हुआ तो मैं कुछ और कर लूंगा, एंड देयर इज समवन टू सपोर्ट मी। सो या
एक्चुअली मतलब आपकी जो वर्थ है वो एक एग्जाम से नहीं डिसाइड होती है। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें जरूरी होती है एक एग्जाम क्लियर करने के लिए। इवन इफ यू आर वेरी ग्रेट एट व्हाट यू डू, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो शायद क्लियर नहीं कर पाए, बट दैट डजंट मीन कि उन्हें एफर्ट नहीं डाला या फिर वो उस लायक नहीं थे। नो, दे वर देयर, बट कई बार लक का फैक्टर भी हो जाता है या कुछ और इश्यूज भी हो जाते हैं जिस कारण वो उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इशू, अगर किसी को लेट्स से इंटरव्यू के दिन ही कोई हेल्थ इशू हो जाए तो वो नहीं शायद परफॉर्म कर पाएंगे। तो आई थिंक इस चीज पे जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। इट्स इम्पोर्टेंट कि हम एफर्ट डालें, ऑनेस्ट एफर्ट डालें, और जितना भी हमारा जर्नी है उससे सीखने की कोशिश करें। एंड आई थिंक यू आर अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट, कि जिसने पूरी जर्नी भी देखी, उससे बहुत कुछ सीखा और फिर उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा ली और एक नई फील्ड में भी अपना बेस्ट दिया। तो आई थिंक वो भी बहुत अच्छी एक यस, इंस्पिरेशन है। ये मुझे बहुत ही सही बात लगी कि सिर्फ एक एग्जाम के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते खुद को, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आप ट्राई कर सकते हो। एंड हाँ, मैं उसका एक रियल एग्जांपल हूँ, जहाँ पर बार बार एग्जाम देने के बाद भी एंड नहीं हुआ तो ठीक है, किसी और डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। और साथ में जैसा अभी तुमने बात की कि इसमें रोल ऑफ लक होता है, तो जो प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं सी सैट वाला, उसमें जैसे कि मेरा सी सैट नहीं हुआ, सो बेसिकली Yeah. देयर इज अ रोल ऑफ लक। जैसे कि तुमने मैथ्स पढ़ा ही नहीं तो तुमने मैथ्स के क्वेश्चंस छुए ही नहीं। इनफैक्ट मैं क्वांट करके गई तो मैं क्वांट में ही लगी रही 1 घंटे तक। सो हाँ, एक तरह से ये रॉन्ग स्ट्रैटेजी भी है, बट इसमें थोड़ा बहुत लक का भी रोल है। so that is there. okay, now I would like to ask कि देखो यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ा सा हम कम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ऑल्दो कुछ फैमिली होती है, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे दूर के रिलेटिव्स या और कोई फ्रेंड्स दूर के, इनसे हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है। जनरल सोसाइटी से हमारा बहुत कम इंटरेक्शन होता है। सो अभी इस बबल से बाहर निकल के जब इतने सारे गेस्ट रोज आ रहे हैं, how did you feel, and also tell about your interaction in the CM house. इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि अब इतने 3 4 5 साल से आई वुड से आदत हो गई थी कि पढ़ाई में लगे हैं, डे नाइट वही चल रहा है, वही फोकस है। दो आई वॉज नॉट वेरी कट ऑफ, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं मॉन्क लाइफ में हूँ, आई वॉज नॉट लाइक दैट। क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि फिजिकली मेंटली फिट रहने के लिए भी जरूरी है कि हम थोड़ा क्लोज फ्रेंड से, जैसे यू सेड, कि थोड़ा कॉन्वर्सेशन में रहे। मैं अपनी हॉबीज को भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेती थी, बाहर भी चले जाती थी, बट एक लिमिट में, ताकि आपकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, उतना हमें करना चाहिए। बट हाँ, उसके बाद अब जो सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा होने लग गए, तो आई एम एंजॉयिंग दैट ऑल्सो। बहुत नए नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट सीएम हाउस, इट वाज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फीलिंग वहां पर एज सिविल सर्वेंट जाना। तो एक्चुअली इट वाज देयर ऑन सिविल सर्विसेज डे। Sorry to interrupt, and that too with your parents. I think या उनको बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा होगा। या तो सारे एमपी के सिविल सर्वेंट्स अलोंग विद देयर पेरेंट्स, उनको इनवाइट किया गया था। हमें फेलिसिटेट भी किया गया था विद श्रीफल, शॉल, और साथ में सीएम सर ने अपनी स्पीच में भी मेंशन किया कि कैसे सिविल सर्वेंट्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। ही पर्टिकुलरली टॉक्ड अबाउट सुभाष चंद्र बोस, कि उन्हें आईसीएस क्लियर किया, बट स्टिल देन ही गेव इट अप फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन। तो आई थिंक उनने बहुत अच्छे कुछ इंस्पायरिंग आइडियाज डिस्कस किए। At the same time, I also got the opportunity to meet a lot of people around, जो मतलब सिविल सर्विस क्लियर करके आए हैं, तो हमने अपने स्ट्रगल्स और अपनी सक्सेस दोनों ही डिस्कस किए, कि कहाँ कहाँ अप एंड डाउन सभी ने झेले होते हैं अपनी लाइफ में, उसको डिस्कस किया। कुछ एक मतलब एक न्यू एनर्जी वहां पर आई कुड फील दैट। तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू टू द सीएम एंड द एडमिनिस्ट्रेशन की, जिन्हें ये सब भी अरेंज करवाया। और साथ में बाकी लोगों से भी मिलके, मतलब यू आर फीलिंग एक अलग टाइप ऑफ फीलिंग आ रही है, लोग आ रहे हैं घर पे एंड एवरीवन इज आस्किंग योर स्ट्रेटजी, योर हाँ, प्रिपरेशन। ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क, जैसे कि मैंने देखा है कि तुमने जनरली जस्ट अ मिनट, जो पूरा पहले वाला आपका क्वेश्चन था, उसमें आई जस्ट हैड टू ऐड कि ओके ओके सी सिंस आई वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम होशंगाबाद ओनली, मतलब मैंने दिल्ली में अपना कॉलेज किया है, आई हैड टेकन कोचिंग देयर, बट फिर पोस्ट कोविड आई केम बैक होम एंड आई वाज हियर फ्रॉम 4 5 years। तो व्हेन पीपल आर कमिंग हियर एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग कि मैंने यहीं से किया है, मतलब लाइक when somebody cracks the examination from a small district or a small place, तो आई थिंक उसकी खुशी भी थोड़ी ज्यादा होती है। जो आपके आसपास वाले लोग होते हैं, दे मतलब लाइक बहुत सारे अननोन लोग भी आ रहे हैं, दे आर हाईलाइटिंग कि वी आर जस्ट हैप्पी दैट यू हैव डन इट फ्रॉम आवर प्लेस।
मतलब आपने यहाँ का नाम रोशन किया एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो आई थिंक वो बहुत एक अच्छी पॉजिटिव वाइब होती है कि कोई आपको पर्सनली जानता भी नहीं है बट वो आपकी सक्सेस से इतना खुश है जस्ट फॉर द फैक्ट बिल्कुल। दैट क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि आपने कितने एफर्ट्स डाले होंगे। तो आई थिंक वो एक एनवायरनमेंट के लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आई थिंक हर कोई डिजर्व करता है वो एक कंग्रेचुलेटरी मैसेज मिलना, बिकॉज द स्ट्रगल इज वेरी डिफिकल्ट, द प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा डिमांडिंग, बहुत ज्यादा टायरिंग। उसके बाद जो मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती है या कांग्रेचुलेशंस मिल रहे हैं, तो आई थिंक दैट दैट फील्स दैट वेरी इज वर्थ द एफर्ट। जो या जो बाद में आपको मे बी लोगों की ब्लेसिंग्स और उनके जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, एंड इट्स लाइक आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ तो सेट हुई है बट आप बहुत सारे लोगों के लिए आप एक मोटिवेशन बन गए हो आप। राइट। तो मे बी और हो उससे सकता बहुत है। एक इंस्पिरेशन मिलती है कि वी हैव टू वर्क एट द ग्रास रूट। मतलब जो हो सके सोसाइटी में चेंज, अगर थोड़ा बहुत भी हमारे एफर्ट से कुछ चेंज हो रहा है तो वी हैव टू डू इट। आई थिंक वो बहुत ज्यादा एक पुश करता है हमें अच्छा काम करने के लिए इन द सर्विस एज वेल। बिल्कुल। जैसे कि मुझे लगता है लाइक आई एम ऑल्सो फ्रॉम एमपी, तो होशंगाबाद अगेन एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, तो हो सकता है वहाँ पे अभी भी कुछ लोग ऐसे हो जो अपनी लड़कियों को बाहर भेजने में मे बी थोड़े सेप्टिकल हो, बट मे बी आफ्टर योर एग्जाम्पल, आफ्टर सीइंग योर एग्जाम्पल, दे माइट बी वेरी मोटिवेटेड टू सेंड देम। आई होप दिस हैपेंस। मतलब मैं तो बहुत खुश होंगी अगर मेरी सक्सेस से किसी भी तरीके से विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है या किसी भी छोटे शहर की लड़की को लग रहा है कि दे कैन क्लियर इट। आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, मोर देन माय पर्सनल सक्सेस। ओके। सो जैसा कि अभी तुमने बताया और मैंने देखा भी कि लाइक यू वर प्रिपेयरिंग फ्रॉम होशंगाबाद, ठीक है, फिर मैं भी ग्वालियर से कर रही थी। सो भले ही हमने ग्रेजुएशन थोड़ा डीयू से किया है, तो हम वहाँ रह के आए हैं, हमने वो एनवायरनमेंट देखा है, बट अल्टीमेट जो हम फाइनल सीरियस प्रिपरेशन कर रहे थे वो घर पे रहकर ही की है तुमने। सो व्हाट इज द रोल ऑफ कोचिंग, और क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन घर से हो सकती है? सी जब मैं कॉलेज में थी तो आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत डिस्कशन होता था, थोड़ा बहुत समझ में आता था, बट क्लैरिटी नहीं थी कि क्या सोर्सेज होने चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी होती है। इसलिए उस टाइम पर मैंने कोचिंग ली थी और उससे हम्म। मुझे लगा था कि मतलब ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा था कि बस कोचिंग करने से सारा कुछ हो जाएगा। इसमें लाइक आई वुड लाइक टू ऐड ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना हमारे पास कोई था ही नहीं बताने के लिए, या है ना? तो आई थिंक वो किसी ने कुछ ऐसा एक कोई गाइडेंस नहीं थी हमारे पास कि कोई बता देता कि ये किताबें पढ़ लो। इनफैक्ट मुझे लगता है हमारे पास कोई राइट बेस्ट कोचिंग कौन सी है इसकी भी गाइडेंस नहीं थी। हाँ, we had no idea एक्चुअली। हम लाइक यू वर देयर इन अदर कोचिंग, आई डिड अदर कोचिंग जस्ट बिकॉज कि हमें दो जगह का मटेरियल मिल जाएगा, दो जगह से अलग अलग मतलब मिल जाएगा और मेंटोरशिप। वो बट मटेरियल हमने कभी नहीं पढ़ा। या ओके। हाँ, राइट। तो कंटिन्यू। मतलब उस टाइम कोचिंग से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे थी, बट ऐसा नहीं होता है। आई अंडरस्टूड कि मतलब कोचिंग में बहुत सारी चीजें वो सिखा रहे हैं बट हमें टाइम लगता है उसको ग्रास्प करने में, समझने में, याद करने में। तो उसके लिए सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कोविड के बाद जब मैं यहाँ पर आ गई तो ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा हम्म। फ्लरिश हो गया था, तो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल थे, कोचिंग्स भी अवेलेबल थी, मेंटोरशिप अवेलेबल थी। तो उसके थ्रू मुझे जो सोर्सेज थे वो सब मिल गए थे, मटेरियल मिल गया था। मैं जितना हो सके अलग अलग कोचिंग के मटेरियल से प्रैक्टिस करती थी, डेली आंसर राइटिंग करती थी, प्री के मॉक्स देती रहती थी। तो दैट आई फेल्ट कि कोचिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटोरशिप। आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, आपका कुछ डाउट है, क्लियर करना है, तो उस टाइम पर आप कोचिंग्स को अप्रोच कर सकते हैं। प्लस जो बाद में जब जैसे प्री क्लियर हो गया तो आपको मॉक्स चाहिए या उसके पहले भी अगर मॉक्स चाहिए, तो उस टाइम पे आई थिंक आप डिफरेंट कोचिंग से वो चीज का यूटिलाइज कर सकते हैं कि वो आपको फीडबैक दे दें, आपकी गलतियां पॉइंट आउट कर हम्म। दें। और टॉपर कॉपीज आप एक्सेस कर सकते हैं, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि वेयर यू हैव टू गो, जो डायरेक्शन है वो आपको मिल जाता है। तो आई थिंक घर पे बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है, पर्टिकुलरली ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से। तो आई वुड से कि कोचिंग इज नॉट अ नेसेसिटी, बट स्टिल अगर किसी को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, दे वांट टू गो फॉर इट, दैट इज आल्सो ऑलराइट हम्म। अगर वो लेना चाहते हो तो। Yes. इसमें जैसे मेरा एक व्यू है, जैसे कि एक तो लाइक एक बेनिफिट डिस्कस कर सकते हैं घर पे रहने का। घर पे रहने का एक एडवांटेज ये होता है कि आपको जब आप बाहर आते हो आप घर का खाना मिस करते हो, ठीक है, और घर का या खाना इन अ सेंस न्यूट्रिशियस फूड भी मिल रहा है। आप इतनी डिमांडिंग प्रोसेस में हो जिसके लिए इट इज नेसेसरी कि आपकी बॉडी भी हेल्दी हो। तो एक तो वो है, फिर घर में सब लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, अगर आपके घर पे वैसा एनवायरनमेंट है तो फिर कुछ चीजों की हमें बिल्कुल चिंता नहीं होती जो कि यहाँ पे बहुत होती थी। कपड़े धोने में भी
वॉशिंग मशीन होती थी Yeah. बट स्टिल वॉशिंग मशीन में धोने हैं, फिर वो उन्हें उठाना है, तो कुछ ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम भी हो हाँ, जाते तो थे। वो हमारा टाइम तो ले ही जा रहा है, हमारी टाइम मेंटल स्पेस ले जा रहा है कि वी आर डेली थिंकिंग कि सुबह उठ के मुझे ये सारे काम करने हैं, देन आई कैन ओनली स्टडी। तो आई थिंक वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाती है अगर हम घर पे रहें। हाँ, और एक मतलब एक लविंग एनवायरनमेंट की बात ही अलग होती है। वी और कैन साथ वेल, वी कैन हैव अ न्यूट्रिशियस फूड, एवरीथिंग ऑन टाइम, तो वो तो और अलग है। इसमें एक और चीज आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पीजी और रेंट वाला कल्चर भी थोड़ा एक्सप्लॉइटेटिव है, कभी कभी यस, वो भी हमें परेशान करते हैं, तो ये वाला स्ट्रेस भी हमारा खत्म हो गया घर पे रहने से। यस। स्पेशली फिर जो थोड़े हम्म फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए तो आई थिंक अगर उनको हेल्प चाहिए तो ऑनलाइन कोर्सेज से हेल्प लें, और अदरवाइज अपने घर पे रहकर अपने फैमिली को भी सपोर्ट करते हुए भी एग्जाम क्लियर करना इज वेरी मच पॉसिबल, उनको वो बिल्कुल चीज़ करनी बिल्कुल। चाहिए। हाँ, फिर और पता है इसमें क्या होता है, जैसे कई बार जब हम घर से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, अगर जैसे वी आर फ्रॉम वेल ऑफ बैकग्राउंड, तो जैसे हमारा कुछ 30-35 जनरली जिसका जितना हो जाए, ठीक है, तो वो हमारे पर एक वो भी प्रेशर रहता है कि घर से हम इतने पैसे ले रहे हैं, दैट ऑल्सो गिव्स यू अ प्रेशर कि अब तो क्वालिफाई करना ही है क्योंकि घर से इतना, फिर घर पे रह के एक वो थोड़ा आपका वो भी आपको पीस देता है। और दूसरी बात, जैसे अगर कोचिंग में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरली सब्जेक्ट हमें क्या पढ़ने हैं, हिस्ट्री पढ़ना है, जैसे कि कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, या ज्योग्राफी में कुछ चीजें टेक्निकल हो सकती है बट मुझे लगता है यूट्यूब पे कोई कमी नहीं है उसकी, आराम से या आप वहां पे पढ़ सकते हो। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, और थोड़ा सा साइंस एंड टेक टेक्निकल हो जाता है, बट अगेन फॉर दैट आई बिलीव अ लॉट ऑफ वीडियोज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो इसमें बस थोड़ा सा एक आपको मेंटोरशिप मिल जाए, एक राइट डायरेक्शन मिल जाए कि आपको कैसे काम करना है, एंड दैट इज गुड टू गो। या डेफिनेटली। ओके। अच्छा चलो, अब इसी में जहाँ हम बात कर रहे थे, जैसे कि एक लोगों का होता है मे बी उन्हें राजेंद्र नगर ही आना है, फिर एक ये भी बहुत ज्यादा मिथ है कि एकदम मॉन्क की तरह रहना है, यहाँ पर आ गए हैं तो किसी से बात नहीं करनी है, घर वालों से भी बात नहीं करनी है, 5-10 मिनट सब सेव करने हैं, और बिल्कुल ही आइसोलेशन में रहना है, दुनिया से एकदम कट ऑफ करके रहना है, और तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। सो इज दिस ट्रू, और क्या तुमने भी ऐसा ही किया था? uh, मतलब मे बी इट कुड हैव बीन ट्रू फॉर सम पीपल, बट मैं मतलब मुझे तो मुश्किल होता है थोड़ा समझना कि हाउ डू दे डू दिस, क्योंकि मैं तो पर्सनली मैं मतलब वैसे इंट्रोवर्ट हूँ, ज्यादा मैं कॉन्वर्सेशन नहीं करती हूँ, फ्रेंड्स भी मेरे हैं तो मतलब आई एम टॉकिंग वंस इन अ मंथ, और वो उस चीज को समझते हैं अगर मैं किसी को रिप्लाई भी नहीं कर रही हूँ, तो आई थिंक वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप समझ लो कि कितना टाइम आप दे सकते हो बाहर, मतलब यू डोंट हैव टू कट ऑफ कम्प्लीटली। आई थिंक क्योंकि उससे आपका मेंटल स्ट्रेस और बढ़ेगा, आप शायद थोड़ा डिप्रेशन की तरफ, फ्रस्ट्रेशन आपकी और बढ़ेगी। तो आई थिंक मॉन्क लाइफ तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट भी है, और पर्सनली मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी। बेटर देन दैट आप अच्छे लोगों से जो पॉजिटिव वाइब आपको दे रहे हैं उनसे आप कॉन्वर्सेशन करें, उनके एक्सपीरियंसेस सुने। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं कुछ जनरल डिस्कशन कर रही हूँ और उससे भी क्वेश्चन प्री में मुझे मिल गया। कई बार मुझे, क्योंकि प्री में बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर, तो कुछ कॉन्वर्सेशन से भी कोई एक आइडिया आपको मिल सकता है। या फिर आप जैसे बाहर निकल थोड़ा निकलते हैं बाहर, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अपनी हॉबीज परस्यू कर रहे हैं, तो उससे मेंटली आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फिजिकली भी अच्छे रहना चाहिए और मेंटली भी अच्छा रहना चाहिए, वरना मैंने देखा है कि कई बार लोग बहुत पढ़ाई करते हैं बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जब वो मेंस लिखने चाहते हैं तो देयर बॉडी डोंट अलाउ देम कि वो इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल अच्छे से कर पाए, या फिर मेंटली इतना ज्यादा दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वो अपने थॉट्स को क्लैरिटी से पुट फॉरवर्ड नहीं कर पाते। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत फैमिली से भी बात करते रहना चाहिए, फ्रेंड से भी करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। हर जगह कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ से हमें क्या सीखने को मिल सकता है, और वो अपने दिमाग में रखना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है एज अ सिविल सर्वेंट ऑल्सो। मतलब जब हम सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो तब भी हमें सोसाइटी को ही सर्व करना है, तो अगर बिल्कुल। सिर्फ एक मॉन्क लाइफ में है तो हाउ वुड वी कनेक्ट विद द सोसाइटी। आई थिंक जैसे मैं तो सोशल मीडिया भी यूज करती थी, दो नॉट मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रही, बट थोड़ा बहुत उस पे भी मैं एक्टिव रहती थी। कुछ चीजें बहुत वायरल हो जाती है, क्या पता उससे ही प्री में कोई क्वेश्चन आ जाए, ये बिल्कुल। भी हो सकता है। तो इसीलिए आई थिंक मैं तो ये सजेस्ट करूंगी थोड़ा बहुत कनेक्शन हर चीज से बना के रखना चाहिए। और आई कम्प्लीटली अग्री, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एज PSIR स्टूडेंट, जैसे कि हम एक लाइन पढ़ते हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल, और हिंदी में या भी बार बार बोला जाता है मानव एक सामाजिक प्राणी है, बट पता नहीं इस प्रिपरेशन में लोग ये कैसे भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम जाके सबसे इंटरेक्ट करने लगो, बट या एटलीस्ट टॉक टू योर फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स। और जैसे कि आई ऑलवेज बिलीव, और मैंने खुद भी इस प्रिपरेशन में काफी बार ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे एक साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करना पड़ा। सो इन चीजों में मैंने ऐसे काफी ऑब्जर्व किया कि जब तक आप अपने जो
फीलिंग्स है उन्हें कहीं वेंट आउट नहीं करोगे, किसी को बताओगे नहीं, तो आप और ज्यादा डिप्रेशन में जाते जाओगे एंड दैट विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट योर प्रोडक्टिविटी। तो जिस चीज को आप कम कर रहे हो अपनी ज्यादा पढ़ाई करने के लिए, उससे आपकी और कम पढ़ाई हो रही है। सो सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप को समझे कि मतलब अगर कुछ चीज हमें लग रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी देखने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है और हम डेली सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आज नहीं कल देखेंगे, आज नहीं कल देखेंगे, हमारा टाइम वेस्ट ही हो रहा है उसको सोचने में, वो जो बिल्कुल। हमारा मेंटल स्पेस है वहां जा रहा है। सो आई थिंक इट्स बेटर कि आप एक बार देख लो, 2 घंटे लगेंगे बट एटलीस्ट आपके दिमाग से हट जाएगा, नाउ यू कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर ऑन योर स्टडीज। तो ऐसी कुछ भी छोटी मोटी चीज है जिससे आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप कर भी नहीं रहे हो और मतलब वो आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप ये सब जो भी आपको अच्छा लगे उनको कभी कभी करना चाहिए। मतलब वी शुड इंडल्ज आवरसेल्फ समटाइम्स, मतलब वंस इन अ मंथ कोई बाहर भी जा रहे हो या आपको ट्रिप भी पसंद है, 2-3 दिन की ट्रिप आप कर लो। कुछ खाना पसंद है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब दिल्ली में रहती थी, कई बार हमें अच्छा खाना नहीं मिलता था, तो लेट नाइट हम एक आइसक्रीम खा लेते थे, बट दैट यूज टू बूस्ट आवर मूड। तो आई थिंक ऐसे कुछ भी छोटी मोटी चीजें जो आपको अच्छा रिफ्रेश करवाए, वो सब हमें करते रहना चाहिए। बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, देखो दिस वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, ऑल्दो कभी सोचा नहीं होगा, सबका यही ड्रीम होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, बट Yeah. बेबी अनफॉर्चुनेटली या कहीं हमारी कुछ स्ट्रैटेजी गलत हो जाती है, इट टुक 3 to 4 years। इसमें काफी बार ऐसा कुछ डिमोटिवेटिंग डिप्रेसिंग भी लगा होगा कि नहीं हो पा रहा है, या मे बी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऑल्दो हम थोड़ा सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, बट इट डिमांड्स कि आपको 6 to 8 hours जनरली पढ़ना है, और जब प्रीलिम्स मेंस आ रहा है तब तो आपको 10 to 12 hours पुट इन करने हैं। तो ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की? अ, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं मतलब हमेशा से मैं एकेडमिकली काफी अच्छी रही हूँ, तो मतलब बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। मतलब एक टाइम तो ऐसा था जब मुझसे हॉबीज का पूछा था तो मुझे लगता था शायद स्टडिंग ही मेरी हॉबी है, क्योंकि जितना मैं एंजॉय स्टडिंग को करती हूँ शायद किसी और चीज को उतना नहीं करती हूँ। तो मतलब एक इंटरेस्ट वाली बात होती है, इसलिए आई वुड से कि सिविल सर्विसेज के लिए जो भी अटेम्प्ट कर रहा है वो अपना इंटरेस्ट ध्यान में रखे। इफ दे आर इंटरेस्टेड इन द प्रेपरेशन वाली जो चीज है कि हर चीज आप बहुत सारा कुछ मतलब एक एक्सटेंसिव स्टडीज वाला जो आइडिया है, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप परस्यू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरेस्ट है, वो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कंसिस्टेंट रहने में। सेकेंडली थोड़ा बहुत डिसिप्लिन होना इज वेरी एसेंशियल। और बट वो डिसिप्लिन के साथ में आपको ब्रेक्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं, अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या अपना खाना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे। 1-2 महीने में जाके आपका बिल्कुल। वहीं पर एक मतलब ब्रेकिंग ऑफ हो जाएगा। तो आई थिंक वो ब्रेक ऑफ होने से अच्छा है आप थोड़ा सा बेंड हो जाए। जहां पर आपको लगे कि ब्रेक लेना जरूरी है, ब्रेक ले लें। जहां पर आपको लगे कि किसी से बात करके आपको अच्छा फील हो रहा है, वो कर लें। मेडिटेशन योगा करके आप अच्छा फील कर रहे हैं, वो कर लें। कोई रिलीजियस प्लेस जाकर आपको वो पॉजिटिविटी मिलती है, वो कर लें। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स कि क्या वो चीज है जो हमें सबसे अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प कर रही है, या मेरी जो स्ट्रेंथ है, जो मेरी वीकनेस है, उसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करें। आई थिंक एथिक्स में भी ये चीज हम पढ़ते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी मच हाँ। इंपॉर्टेंट। उसी के बाद आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल पे जा पाएंगे। पहले आप अवेयर हो जाए कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी है, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता। तो आई थिंक वो अगर आप कर लें, समझ लें, तो फिर इट वुड बी वेरी इजी टू कॉन्सेंट्रेट और बी कंसिस्टेंट। हाँ, जैसे कि तुमने मुझे एक बार बताया भी था कि लाइक यू यूज टू गो ऑन नाइट ड्राइव्स समटाइम्स विद योर हाँ हाँ फादर, है ना? सो yeah. दैट वाज वेरी रेजुविनेटिंग फॉर यू। और अभी जैसे तुमने एथिक्स की बात की, तो इससे मुझे एक चीज याद आई कि एथिक्स में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हमें कोट करने होते हैं, ठीक है? तो उसमें अब बार बार क्या होता है, जैसे मैं काफी कॉपीज चेक कर रही थी, तो हर बार बच्चे वही आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, दुर्गा शक्ति नागपाल, विच इज नॉट अप्रिशिएटेड, ठीक है? आप कुछ यूनिक एग्जाम्पल्स लिखो, तो इट इज बेटर कि आप थोड़ा इंटरेक्ट करो। जब आप अपने आसपास देखोगे कि सोशल मीडिया पे में भी थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ ट्रोल हो रहा है, तो आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखोगे तो एग्जामिनर भी ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा। हाँ, कि ये, और इससे ये भी समझ आएगा कि आप करंट हैपनिंग से कैसे आप स्टैटिक पोर्शन को रिलेट कर रहे हो। आई थिंक इसका एक एग्जाम्पल मेरे पास अभी रिसेंटली मैंने न्यूज में पढ़ा था कि इंदौर में एक डॉक्टर थे। आई थिंक ही वाज अ रिटायर्ड डॉक्टर, और वो डेली ये करते हैं कि अपने घर में जो भी उनको एक्स्ट्रा क्लोथिंग मिलती है, कोई डिस्कार्डेड साड़ी है, कुछ भी है, उससे वो क्लोथ बैग्स बनाते हैं। और मतलब मार्केट में जाकर जो भी उन्हें प्लास्टिक का बैग यूज करते हुए दिखता है, ही गोज टू दैट पर्सन एंड ऑफर दैट मतलब क्लोथ वाला बैग।
एंड टेक्स अवे दैट प्लास्टिक बैग। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ही बिल्कुल। स्पेंडिंग सो मच टाइम फॉर द एनवायरनमेंट। मैंने उनका नाम आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, बट मैंने मतलब जैसे ऐसे एग्जाम्पल्स अपने नोट्स में लिखे थे कि ये जो लोग हैं बहुत नया टाइप का काम कर रहे हैं, बहुत ही मतलब थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द रेगुलर एग्जाम्पल्स जो हम हमेशा पढ़ते हैं। तो आई हाँ थिंक ऐसे करंट अफेयर्स से अगर आपको एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं तो वी शुड मेक अ नोट्स ऑफ ऑल दिस, और वो हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। चलो अब थोड़ी हमने ये सब बातें बहुत कर ली, थोड़ा प्रिपरेशन की बातें करते हैं, स्ट्रैटेजी पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट द प्रीलिम्स, क्योंकि मतलब जैसा कि हम सब जानते हैं दिस इज द टफेस्ट स्टेज, बहुत ज्यादा डाइसी भी हो रहा है, कभी सी सेट ज्यादा टफ आ रहा है, कभी ऑप्शंस के साथ खेल हो रहा है, ओनली वन ओनली टू। सो Yeah. हाउ डिड यू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर दिस स्टेज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने बस एक बार प्रीलिम्स क्लियर किया हो, यू हैव क्लियर्ड इट थ्राइस। सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? ओके, सो स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट दे रही थी उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि बुक्स पढ़ के जाऊंगी तो सब बन जाएगा। मतलब जो स्टैटिक बुक्स है एनसीईआरटी, मतलब मैं ऑलमोस्ट रट्टा मार लेती थी उनका। और करंट अफेयर्स में भी जो नोट्स मुझे मिलते थे, आई यूज टू स्टडी एवरीथिंग। मतलब इंडेक्सेस है तो 100 इंडेक्सेस भी मैं एकदम याद कर लेती थी। आई यूज टू थिंक कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और ये बन जाएगा। बिल्कुल। बट फिर मुझे सॉरी टू समझ में आया इंटरप्ट, कि ये मुझे भी लगता था एक्चुअली। मैं काफी लोगों से मिली भी जिन्होंने मुझे बोला कि आप कितना भी पढ़ लो 30-40 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे, तो मुझे लगता था इन्होंने पढ़ा नहीं है, मैं तो सब अच्छे से पढ़ के जाऊंगी। या तो मैं सबको सजेस्ट करती थी, अरे बुक्स पढ़ो, पूरा अच्छे से याद कर लो, सब सब बन जाएगा। नहीं हुआ, मुझसे खुद ही नहीं हुआ। 2-3 बार, हर बार मैं पेपर देने जब जाती थी शौक लगता था कि अरे जो पढ़कर आया वो तो आया ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट आई तो वुड लाइक टू क्लैरिफाई, स्टिल यू क्वालिफाइड? आई क्वालिफाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। उस टाइम पर बेसिक मेरा स्टैटिक ही ज्यादा अच्छा था, बाकी चीजें भी मैंने कर ली थी जनरल अंडरस्टैंडिंग। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द रीजन कि मैं कर पाई। तब तक मुझे ये समझ आ गया कि ये चीज पे शौक होने की जरूरत नहीं है, पेपर हमेशा ऐसा आएगा कि कुछ बहुत चीजें नहीं बनेगी। तो उसके कारण ना वो जो इनिशियल शौक था वो मैंने अपने सिस्टम से निकाल दिया, वो मैं नहीं होती थी, मैं अपना कॉन्फिडेंस रखती थी। देन अब मैंने ट्राई किया कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्या मैं पढ़कर आई हूँ, वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने की जगह मैं सारे मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लग गई, लाइक 85-90 तक। पहले मैं सिर्फ 75 तक ही कर पाती थी, फिर उसके बाद मैंने थोड़े से अटेम्प्ट्स बढ़ाए क्योंकि मैंने बेसिक लॉजिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करना ज्यादा फोकस करने लग गई। और उसमें आई वुड टेल यू कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो था आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि मैंने ना बचपन से बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल शोज देखे हैं या ऐसे सब मूवीज देखी कि मेरे दिमाग में बहुत अच्छे विजुअल्स आ जाते थे। मतलब जब मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मैं हर चीज को इमेजिन करने की कोशिश करती थी, या फिर उससे रिलेटेड जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं, जैसे न्यूज चैनल्स के कुछ वीडियोस है हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज पर, या संविधान करके जो सीरीज है, ये सब सीरीज मैंने देखी है काफी। तो उससे मेरे दिमाग में हर चीज बहुत क्लियरली स्टैब्लिश होती थी, स्पेशली रिगार्डिंग हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। तो और प्लस सेकंड वाज मैंने एक बुक रीड करी थी, अ वर्ड पावर मेड इजी। तो उस बुक का ये आइडिया था कि उसमें उन्हें हमें समझाया था कि कैसे कोई टर्म देखो तो उसके रूट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए मेरे पास मतलब एक एग्जांपल था। आई वाज वाचिंग केबीसी वन डे, उसमें ना क्वेश्चन आया दाची-गाम नेशनल पार्क के बारे में, एंड देयर वर ऑप्शंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स कि ये कहाँ पर है। तो जो पर्सन वहाँ बैठा था, ही ही मेंशन्ड कि मैंने मुझे नहीं पता दाची गाम कहाँ पर है, बट मुझे पता है कि गाम जो है पहलगाम भी है और वो कश्मीर में है। तो ही वाज लाइक कि उस वर्ड से मुझे समझ आया कि गाम का मतलब होता है गांव, और ये उसी लैंग्वेज का वर्ड है, तो इसलिए दाची गाम जो है वो भी वहीं का होगा। तो आई थिंक ये जो आइडिया है ये मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है अपने प्री के टाइम पर, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दिस टर्म ये कहाँ का है, या प्लेस का नाम आता है कि कौन से एरिया का है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उसको थोड़ा मतलब डिवाइड करके डिसाइफर करने की कोशिश करूँ कि किस लैंग्वेज का हो सकता है, या कौन से एरिया में ऐसे वर्ड्स का यूज हम देखते, जैसे थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि जैसे अफ्रीकन है या ये यूरोपियन वर्ड है। तो उससे मुझे जैसे ये जो प्लेसेस वाले क्वेश्चन है वो करने में हेल्प मिली, आर्ट एंड कल्चर में भी थोड़ी बहुत हेल्प मिली। ये चीज आई थिंक काफी एसेंशियल रही है। एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट है वो मैं जनरल अंडरस्टैंडिंग से करती थी। मतलब मोस्टली मैंने ये कोशिश की कि लॉजिकली सोचो विच एनिमल वुड डू दिस या विच बर्ड कुड डू दिस। तो हाँ मतलब
और ये बहुत मैं अपने दिमाग में रखती थी कि मुझसे नहीं बन रहा तो सबसे नहीं बन रहा है। बिल्कुल, हाँ, आई ये थिंक होना सबसे चाहिए। बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर वही होता है कि अगर पेपर टफ है, कट ऑफ नीचे आएगी। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि मुझसे ही नहीं बन रहा। तो क्योंकि आई थिंक वो मुझे लगता है कि यही ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है कई बार बहुत सारे लोगों के साथ, कि हम सब पढ़ के आते हैं लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली वहां पे 50-60 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं जो नहीं आने वाले हैं, फिर हमें लगता है बस हमसे ही नहीं बन रहा है, फिर आती हुई चीजें भी गलत होने लगती हैं। या सो तो आई थिंक और कुछ बार मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग रीडिंग में गलती कर जाते हैं, मतलब दे आर इन सो मच हरी कि वो क्वेश्चन ही पूरा रीड नहीं कर रहे हैं, जैसे नॉट वगैरह को मेंशन, मतलब मेंशन है तो वो देख नहीं पा रहे। तो आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली रीड करें। मतलब टाइम कंस्ट्रेंट है, हमें पता है, बट एटलीस्ट जो हम अटेम्प्ट करें वो सही तो करें। तो इट्स बिल्कुल मोर इम्पोर्टेंट कि आप बहुत केयरफुली रीड करें। मतलब ज्यादा चिंता अगर हम करेंगे, बहुत स्ट्रेस में जाएंगे तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि बहुत ही हमें पेशेंटली और बहुत काम होकर पेपर देना चाहिए प्री वाला। सो मॉक टेस्ट ने क्या रोल प्ले किया, और मतलब अराउंड कितने मॉक टेस्ट तुमने प्रैक्टिस किए? इस टाइम तो प्री के लिए तो मैंने एक भी नहीं किया था। हम्म उसके पहले मैंने एक मतलब एक टेस्ट सीरीज ली थी जिसमें डेली होते थे, तो मैंने दिसंबर से स्टार्ट कर दी थी, वो मार्च अप्रैल तक चल रहे हैं। फिर उसके बाद वो खत्म हो गया, फिर मैंने कोई और कोचिंग के मॉक्स ले लिए। तो ओके ऐसा होता था दिन में एक या दो, बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वी हैव टू स्टडी ऑल्सो, रिवाइज भी करना होता था। तो और प्री के जस्ट पहले मैं मॉक नहीं देती थी, क्योंकि कई बार होता है मॉक के मार्क्स हमें अफेक्ट करने लग जाते हैं कि डीमोटिवेट इतने करना। कम क्यों आ रहे हैं। बट हमें आई थिंक उस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट कोचिंग्स का डिफरेंट स्टैंडर्ड होता है, कुछ बहुत टफ बिल्कुल होते हैं, कुछ बहुत इजी होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि मार्क्स कितने आ रहे हैं या कौन सा कंटेंट है उसको याद बहुत ज्यादा करने की जगह, हमें बस ये देखना चाहिए कि हम गेसिंग कर पा रहे हैं कि मतलब जैसे मॉक में हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, वहां भी नहीं बने। तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हम वो गेसिंग कर पाए, और मतलब वही कॉन्फिडेंस बना के रखे कि नहीं बन रहा है, या टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो उस हिसाब से मैंने मॉक्स, पर इस बार प्री के पहले मॉक्स नहीं दिए थे। हाँ, थोड़ा टाइम नहीं था, बट उसके पहले यू हैड हाँ, प्रैक्टिस्ड अ लॉट। हाँ, आई वो हैड तो था। देम। सो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूँ, सो इट वाज अ बेसिक स्ट्रैटेजी जहाँ पर बेसिक रिसोर्सेज तुमने फॉलो किए, करंट अफेयर्स के लिए कुछ एक रिसोर्स फॉलो किया, मंथली मैगजीन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में तुमने अपनी जेन्युइन वीक एरियाज देखे कि क्या तुम्हारे वीक एरियाज है, और अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया, साथ में यू वर्कड ऑन इंटेलिजेंट गेसिंग। सो गेसिंग, या और हाँ, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको बहुत ज्यादा काम अलर्ट रहना है एग्जाम में, ठीक है, और अपने आप को अगर आप ठीक से प्रिपेयर करके गए हो, इतना बेसिक रिसोर्स, एक मंथली मैगजीन, करंट अफेयर्स के आपने सिंसियरली फॉलो किए, तो उसके बाद आपको यही सोचना है कि ये अगर आपसे नहीं बन रहा है तो ये किसी से भी नहीं बनेगा। या आई थिंक दिस इज द वेरी राइट स्ट्रैटेजी। ओके, चलो नाउ कमिंग टू द मेंस। लास्ट ईयर मेंस दिया, ठीक है, तो उधर पे थोड़े मार्क्स कम रह गए, फिर उसके बाद इस साल बट यू क्वालिफाइड। सो ऐसा क्या मेंस में लास्ट अटेम्प्ट में क्या मिस्टेक्स थी, एंड हाउ यू इम्प्रोवाइज्ड अपॉन इट? ऑनेस्टली दोनों मेन से मेरे ऑलमोस्ट सेम ही मार्क्स आए हैं। दो हाउएवर मतलब मुझे ये समझ में आया कि क्या क्या चीज है जहाँ पे मैं वर्क अपॉन कर सकती हूँ। फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में आई वुड से कि तब मैं सिर्फ पैराग्राफ में लिखती थी और मुझे फ्लो चार्ट वगैरह का कुछ समझ में नहीं आता था। बट थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट दोनों में मैंने बहुत ज्यादा इस चीज पर फोकस किया कि एक तो मैंने वो जो डेली आंसर राइटिंग शुरू की, तो वहां से मुझे एक एक चीज का फीडबैक मिलता गया कि कौन से क्वेश्चन में क्या गलती हो रही है। जैसे कई बार ये होता था कि मैं एक ही टॉपिक अगर पूछा है, मैं उसी पे सारा लिख दे रही हूँ, डायमेंशंस नहीं निकाल रही हूँ। तो वो चीज मुझे समझ आई कि लेट्स से दे आर आस्किंग अबाउट द प्रॉब्लम, मेंशन द प्रॉब्लम, मेंशन उसके कुछ सोर्सेस की प्रॉब्लम कैसे हुई है, फिर सोल्यूशन में भी 2-3 पॉइंट्स। तो मतलब जितने आप सब हेडिंग्स देंगे, थोड़ा एक डायमेंशन मिलेगा, तो वो ज्यादा बेटर आंसर होगा। सेकंड, आई थिंक डॉक्टर अंजलि गर्ग, उनका मैंने एक वीडियो देखा था या टेलीग्राम पे मैंने देखे थे उनके नोट्स। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंसर्जेंसी की बात करें, तो इंसर्जेंसी इतनी थी, कम हो गई, तो उसके लिए सिर्फ एक स्लैंट लाइन अगर आप एक ग्राफ में बना दें, तो दैट आल्सो सफाइसेस कि ग्राफ से समझ आ जाता है कि कम हो गई है। तो आई थिंक ऐसे छोटे मोटे डायग्राम्स और ग्राफ ये सब हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो उससे हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो काफी बेटर हो जाएगा। अंडरलाइनिंग वाज इम्पोर्टेंट कि जो इंपॉर्टेंट एरियाज है आप उसको अंडरलाइन कर दें। और इसके अलावा आई थिंक यू वर द वन जिसने मुझे एक और सजेस्ट किया था कि मैं जो क्वेश्चंस है उनको डिफरेंट साइड से करूं। मतलब एक्चुअली मेरी ये प्रॉब्लम थी कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा नहीं कर पाती थी, मतलब मेरा क्लिक नहीं होता था इतनी जल्दी। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन यूजुअली मेरा थोड़ा बिलो
पार होता था, तो इस थर्ड फोर्थ क्वेश्चन से मैं प्रॉपरली लिखने लग जाती थी। तो यू वर द वन हु सजेस्टेड कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए पहले, क्योंकि मेरा इंप्रेशन फिर बहुत खराब पड़ जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन से। आई थिंक थर्ड फोर्थ पहले कर लो, फिर फर्स्ट क्वेश्चन करो, जब आई एम इन लाइक फ्लो। गुड, हाँ गुड फ्लो। तो मैंने वो चीज अटेम्प्ट करके देखी। एथिक्स में स्पेशली एग्जाम्पल्स का जो यूज है, दिस ऑल्सो यू टोल्ड मी कि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स, हर पॉइंट के बाद अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो वो काफी अच्छा एक मतलब इम्प्रेशन देता है। तो मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स ऐड किए। ऐसे में भी स्टोरी से बिगिन करना इज द राइट अप्रोच। मतलब वैसे हम वैसे भी कर सकते हैं, पर अगर हम स्टोरी डाल रहे हैं या हाँ कुछ इंस्टेंस डाल रहे हैं तो उससे बहुत वो इम्पैक्टफुल लगता है। अगेन यू टोल्ड मी कि जो बहुत जनरल एग्जाम्पल्स है उसको नहीं देना चाहिए, थोड़े से यूनिक हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मार्क्स फेच करेंगे। तो इसे मतलब है बहुत बेसिक चीजें, बट थोड़ा टाइम लगता है। लाइक इनिशियली वो एकदम से नहीं हो पाता, जो वैल्यू एडिशन सब बोलते हैं। मतलब आई यूज्ड टू बिल्कुल। फियर दैट वर्ड कि व्हाट इज दिस वैल्यू एडिशन, कि हर कोई मुझे हाँ बोल देता है वैल्यू एडिशन करो, है क्या, करना क्या है। तो वो मेरे ख्याल से ग्रेजुअली आप जब डेली राइटिंग करेंगे तो धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी चीज ऐड होती जाएगी कि इसमें ऐसा कर सकते थे। इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है तो ऐसे मैप बना सकते थे। यू डोंट हैव टू बी वेरी गुड कि आप बहुत डिटेलिंग करें, बट एक जनरल मैप आप बना दें थोड़ा सा। आई थिंक वो थोड़ा टाइम लगा उसमें मुझे सीखने में। थर्ड अटेम्प्ट में भी मैंने वो चीज काफी की थी यूज, और फोर्थ अटेम्प्ट में भी मैंने उसको यूटिलाइज किया था। इसमें एक पॉइंट अभी जो तुमने बोला ना कि वो एकदम से नहीं आती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे स्टूडेंट से डील कर रही हूँ और मोस्टली बिगनर हैं, जिनको एकदम से ऐसा लगता है बस आंसर राइटिंग परफेक्ट आंसर आज ही लिख लूँ। सो जब मैं उन्हें ये समझाती हूँ कि आपको पेशेंट होना पड़ेगा, सो आई थिंक तुमने भी वो बात पॉइंट आउट कर दी कि कोई भी चीज़ आपको एकदम से नहीं आएगी। इट इज़ अ प्रोसेस, आपको टाइम लगेगा चीज़ें सीखने में। सो दिस वॉज लाइक मैं इस पॉइंट पे फोकस करना चाहती थी। एंड जनरली लाइक मेंस के लिए देखो, अल्टीमेटली सब लोग सेम बुक्स पढ़ रहे हैं, सेम करेंट अफेयर मटेरियल पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट का पढ़ रहे हो, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। सो बात ये आती है कि आप अपने आंसर्स को और इंटरेस्टिंग और यूनिक कैसे बना रहे हो। सो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने प्रेजेंटेशन पे वर्क कर सकते हो, जैसे कि छोटी छोटी चीजें, कुछ फ्लो चार्ट डायग्राम। और इससे क्या हो रहा है, अगर आप खुद को भी एक एग्जामिनर की तरह ट्रीट करो ना, और आप खुद ही कंटेंट पढ़ रहे हो दिन भर, तो आप बोर हो जाओगे। वहीं कोई ऐसी कॉपी आ रही है जिसमें कुछ फ्लो चार्ट बने हुए हैं, कुछ मैप बना हुआ है, कुछ डायग्राम बने हुए हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। अगर हम किसी बुक की ही बात करें, मार्केट में जो मटेरियल की भी हम बात करें अगर, तो हम हमेशा ऐसा मटेरियल देखते हैं ना जो ज्यादा इंटरेक्टिव हो। सो सेम गोज विद द या आंसर्स एज वेल। हाँ, मतलब बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इंटरव्यू पे बात करना चाहूंगी, एंड स्पेशली बिकॉज लास्ट टाइम यू स्कोर्ड मे बी प्रिटी लो एंड दिस टाइम यू हैव डन एक्सेप्शनली वेल, अ स्कोर ऑफ 205। सो कैसे इतना ह्यूज इम्प्रूवमेंट कैसे आया? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अगर मैं अपने पहले वाले इंटरव्यू की बात करूं तो उस टाइम मैंने प्रेपरेशन ज्यादा बुक ओरिएंटेड रखी थी। मतलब आई वाज टोल्ड, या कहना चाहिए मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा जो डैफ में लिखा है उसके बारे में बहुत फोकस करो। तो मतलब मेरा कम्युनिकेशन पार्ट मैंने इतना नहीं किया था, ज्यादा फोकस मैंने पढ़ाई 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 पे लगाया था। तो वो चीज एक मैंने करेक्ट की दिस टाइम। दिस टाइम आई जॉइंड अ लॉट ऑफ ग्रुप डिस्कशंस, तो हम वहाँ पे रेगुलरली ग्रुप डिस्कशंस करते थे। और आई थिंक जो मेरे साथ वाले भी मेंबर्स थे और जो कैंडिडेट्स थे इंटरव्यू में जाने वाले, हम लोग साथ में और बहुत हेल्दी कंपटीशन करते थे। मतलब एक एक चीज अगर कोई गलती कर रहा है तो वी यूज्ड टू हेल्प देम आउट। आई थिंक उससे मुझे काफी हेल्प मिली कि कोई आंसर में इस तरीके से बोल रही हूँ तो दे यूज्ड टू टेल कि इसमें तुम ये एग्जांपल ऐड कर दो, या फिर इसको तुम ऐसे भी बोल सकती हो, या इस चीज में तुम अपना बैकग्राउंड बता दो कि तुम पीएसआईआर के, तो तुमने इसको ऐसे समझा। तो आई थिंक ये जो छोटी मोटी चीजें थी उससे मुझे काफी इम्प्रूवमेंट मिला। सेकेंडली अगर मैं कंपेयर करूं तो जो मेरा पुराना इंटरव्यू था, मतलब ऑनेस्टली उस टाइम तो मुझे लगा था बहुत अच्छा गया है, क्योंकि मतलब हाँ, यू रिएक्शन से टोल्ड मुझे मी यू अच्छे वर वेरी हैप्पी ऑल्सो, तुमने बताया ऐसा लग रहा है दादाजी के साथ बात करके आ रही हूँ। या मतलब बेसिकली इतना कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बहुत अच्छा गया है। बट देयर इज अ रोल ऑफ लक एज वेल, इंटरव्यू में थोड़ा हो जाता है। तो हाँ, आई थिंक लक का भी फैक्टर था। और फिर मुझे शायद ये थोड़ा समझ में आया कि मैंने स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं किया। आई हैड अ लॉट ऑफ थॉट्स इन माय माइंड, पर शायद मैं जब उनको बोल रही थी तो उतनी क्लैरिटी से शायद नहीं बोल पा रही थी। एंड दैट इज द रीजन मे बी
मार्क्स कम हुए। तो उस चीज़ पे मैंने वर्क करने के लिए ये कम्युनिकेशन वाली चीज़ के लिए जीडी जॉइन किए कि मैं जो भी बोलूँ बहुत क्लियरली बोलूँ। थर्ड इस बार का जो मेरा इंटरव्यू था उसमें थोड़े क्वेश्चंस फैक्चुअल ज़्यादा थे। तो मतलब ईदर आई न्यू देम और आई डिडन्ट। बट फॉर्च्यूनेटली मेरा करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग हो गया था और मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए। फॉर एग्जांपल डब्ल्यूटीए का क्वेश्चन आया तो उन्होंने मुझसे डेट पूछी, प्लेस पूछी, एजेंडा पूछे, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, मतलब बहुत काउंटर क्वेश्चन हुए। बट आई कुड आंसर देम वेल। तो ये हॉबीज के क्वेश्चन थे तो मतलब अ, एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, हर चीज पर बहुत सारे काउंटर। बेसिकली मैं बोलते जा रही थी, दे यूज्ड टू कट मी ऑफ और एक काउंटर पूछ रहे थे। बट मुझे मतलब उस चीज से बिल्कुल डर नहीं लगा। उल्टा आई हम्म। वाज जनरली जेन्युइनली इंटरेस्टेड कि अच्छा इसमें ये और क्या पूछेंगे मुझसे या क्या पूछा जा सकता है इसमें। तो मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया प्रोसेस और इस टाइम मैंने पूरी कोशिश की कि जो भी मैं बोल रही हूँ एकदम कंसाइज मैनर में बोलूँ। बहुत ज़्यादा मतलब हैphazard ना हो या बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस में मैं ना जाऊँ। जो है एकदम स्ट्रीमलाइन करके बोलने की मेरी कोशिश थी। और क्वेश्चंस भी मोस्टली ऐसे थे जो बहुत ही कंसाइज ही आंसर करने थे। तो आई थिंक उसने मुझे काफ़ी हेल्प की कि मैं अच्छे से बता सकूँ। काउंटरिंग भी मैंने डील अच्छे से करी। हाँ, सब में क्वेश्चंस मुझसे नहीं भी बने। जैसे एक क्वेश्चन मुझसे पेमेंट बैंक का पूछा था। आई कुडन्ट रिकॉल दैट टाइम तो मैंने क्लियरली बोला। तो आई थिंक वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है कि आप ऑनेस्टली अपनी गलती मान लो। वो भी उनको अच्छा लगता है एंड दे आर लाइक नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं कि वो आपके उससे मार्क्स काट लेंगे या वो कुछ मतलब उसपे क्वेश्चनिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको नहीं समझ में आता, अगर हम उसको रियल वे में बोल दें, मतलब इंस्टेड ऑफ मतलब उस बीटिंग अराउंड द बुश या उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है उस चीज़ में। तो आई थिंक ये चीज़ थी कि मैंने बहुत ऑनेस्टली जैसा मुझे समझ आ रहा था मैं बात रख दे रही थी। कहीं-कहीं पर मैंने कुछ गलत नेम्स बोल दिए थे परफॉर्मर्स के, तो मैम ने मुझे करेक्ट भी कर दिया था। आई वाज़ लाइक सॉरी मैम, आई विल कीप दैट इन माइंड या थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो मतलब आई वाज़ बीइंग वेरी कंफर्टेबल कि ये मतलब इंटरव्यू में हम आए हैं जस्ट टू शो आवर पर्सनैलिटी। मतलब हम्म। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर और ना ही मैं अपने आप को जज कर रही थी कि ये क्वेश्चन गलत हो गया तो अब कैसे मार्क्स मिलेंगे। मैंने ये सब चीज़ें अपने दिमाग से हटा दी थी। आई वाज़ बीइंग इन द प्रेज़ेंट एंड एन्जॉयिंग द होल प्रोसेस। आई थिंक इसलिए शायद इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। I completely agree with this क्योंकि like I had also scored average marks in interview और मैंने भी कुछ चीज़ें ऐसे गलत बोल दी थी और जो उन्होंने करेक्ट भी की। So it is just that okay thank you ma'am for your insights, I will work on it, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। It is not necessary कि आपको सारे questions का आंसर आता ही हो और अगर आपको नहीं आ रहे तो अब आप अपने अगले क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा घबरा गए जिसको मे बी आप और अच्छे से आंसर कर सकते थे। सो दैट वाज अ फाइन स्ट्रैटेजी। अब इसमें एक चीज होती है हमारे इंटरव्यू फेज में, क्या होता है कि डैप फिल करना होता है और मे बी क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, जब फर्स्ट टाइम हमारा होता है तब हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है और हम बहुत जगह जाते हैं अपने डैप में एडिशन या कराने के लिए। और उधर पर वो लोग जिससे मुझे लगता है कि हो सकता है मैं और अच्छा स्कोर कर सकती थी बेसिकली, वैसे तो फिर सारा अपने ऊपर होता है, बट वो लोग फिर हमें कुछ झूठी चीजें लिखने को कहते हैं, कुछ फेक चीजें लिखने को कहते हैं, जो कि मे भी पता नहीं हमने अपनी सेकंड क्लास में कुछ किया हो, वो लोग कहते हैं हाँ इसे लिख दो, इसकी तैयारी करेंगे। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस एंड हाउ शुड वी कीप आवर डेफ? ओके। तो मेरे ख्याल से फर्स्टली तो रियल रहना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे टाइम हुआ बहुत काउंटर क्वेश्चनिंग हुई, तो अगर आप झूठ बोल रहे हो 2-3 क्वेश्चन तक कि आप आंसर कर पाओगे उसके बाद यू विल गिव अप क्योंकि नहीं होगा कुछ आंसर करने को। तो ये स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, ना ही डैफ में कोई झूठ लिखना चाहिए और ना ही वहां पे लिखना चाहिए। बट एक चीज जो मेरे साथ हुई थी, मतलब आई यूज टू डांस बट थोड़े जनरल डांस, तो बट मैं जब डैप फिल कर रही थी तो मुझे किसी कोचिंग ने सजेस्ट किया कि आप डांसिंग मत डालो, यू हैव टू फिल अ पर्टिकुलर डांस फॉर्म। और मैं कोई पर्टिकुलर डांस फॉर्म इतना नहीं प्रैक्टिस करती थी, बट उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि ऐसे आप जनरली नहीं लिख सकते हो। ये तो तुम ठीक अपना है, फिर मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट वाला बता रही हो ना? प्रीवियस हाँ। वाला बता रही हूँ, राइट। तो हम्म। उसमें फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मैं सारे डांस फॉर्म्स देखूँ तो शायद कथक इज द वन जिसमें मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने कथक फिल कर दिया। नाउ व्हेन आई वेंट इनटू द इन द इंटरव्यू दे आस्क्ड मी व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ कथक व्हिच योर गुरु वुड हैव टॉट यू। तो मतलब मुझे ये लगा कि मैंने कथक फ़िल किया एज़ अ हॉबी क्योंकि मतलब आई एम इंटरेस्टेड, मुझे अच्छा लगता है। मैंने किया भी है स्कूल में, बट इतना नहीं किया, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली कि मुझे फ़िलॉसफ़ी पता हो या किसी गुरु ने मुझे सिखाया हो। आई डोंट हैव दैट। तो ये चीज़ मुझे लगी कि आप जब फ़िल कर रहे हो, डोंट जस्ट लुक एट योर पर्सपेक्टिव, लुक एट द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू पैनल आल्सो। क्योंकि जैसे मैंने तो कथक डाला जनरली सोचकर, बट उन्हें लगा कि मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली होगी या बहुत टाइम तक उसको प्रैक्टिस किया होगा। इसमें तो आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, डेफिनेटली उनको हमेशा यही लगता है आप जो भी हॉबी हाँ, फिल कर रहे हो, दे एक्सपेक्ट यू टू बी एक्सपर्ट इन इट।
हाँ, तो फिर वहाँ पे मेंशन कर दिया था कि सर आई हैव नॉट टेकन फॉर्मल ट्रेनिंग, मैंने किया है डांस अपने स्कूल में, जो मतलब जैसे इवेंट्स वगैरह होते थे। तो फिर दे स्विच्ड द टॉपिक, तो उन्होंने कहा अच्छा, आप तो आपने स्कूल में और कौन-कौन से डांसेस किए। तो मतलब इंटरव्यू पैनल ट्राइज़ टू इनकॉर्पोरेट कि आप जैसे भी हो, बट स्टिल उससे थोड़ा एक नेगेटिव इंप्रेशन तो गया ही था कि जो पूछा वो तो नहीं पता था। तो अब जो मैंने एंड सेकंड स्पेशली समथिंग रिलेटेड टू योर हॉबी, यहाँ से मे बी हॉबी ये या इम्प्रेशन चला गया होगा कि ये झूठ लिखा है। या तो हम्म सेकंड वाले इंटरव्यू में मैंने उसको फ्री स्टाइल डांसिंग कर दिया। एंड ऑनेस्टली जो सेकंड जब अभी वाला इंटरव्यू दिया, मैंने किसी भी कोचिंग से कोई सजेशन नहीं लिया टैफ के लिए, और मैंने सेम एज इट इज डैप करा, बस इसमें मैंने तब तक लिखने की जगह जो मुझे पहले से लिखना था, जनरली फ्री स्टाइल डांस, हम्म मैंने वो नहीं लिख दिया। और इस बार मुझसे फिर से क्वेश्चंस आए, तो बहुत सारे उनके क्वेश्चन थे, बट आई कुड आंसर देम वेरी वेल कि व्हाट इज फ्री स्टाइल डांसिंग, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल डांस एंड मॉडर्न डांस फॉर्म्स, क्या वो थ्रेटन हो रहे हैं, ये सब टाइप के क्वेश्चन। तो क्योंकि वो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई कि अच्छा ठीक है, आई डोंट हैव टू बी, मतलब कोचिंग ने मुझे बोला एक ही भरो, एक ही पर्टिकुलर भरो, बट वो मेरा जनरली नहीं है। तो मैंने अब मतलब मुझे लगा कि मतलब कथक इस बार, बट शायद मैं उसको उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाई उनके सामने कि क्यों मैंने हॉबी एज कथक की। तो भी क्योंकि आप ये भी है ना कि बहुत दिनों से प्रैक्टिस ही नहीं किया है कथक। या दे आर लाइक, वो तो कहते हैं कि ठीक है, अब लाइक आई वॉज दी संस्कृत सेक्रेटरी इन माई स्कूल, ठीक है, तो या उन्होंने मुझे सजेस्ट कर दिया कि अब आप ये लिख दो। अब लेकिन इट इज लाइक संस्कृत सेक्रेटरी में क्लास 10th में थी, अब इसके बाद अब संस्कृत को कितना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और लाइक स्टिल मैंने पढ़ा, लेकिन इट इज नॉट द राइट अप्रोच। आप जो भी अपने डैफ में लिख रहे हो, एटलीस्ट या तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, और ज्यादा से ज्यादा तो मैं ये कहूंगी कि वैसे तुम फेक चीजें मत लिखो, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट। यूपीएससी जो हमें एक्सपेक्ट करता है वो वहां पे फिर दे बिलीव कि आपको आना चाहिए उसमें। या चलो तो मतलब फिर। हाँ, हर चीज को थोड़ा एडवांस लेवल का सोच के जाना चाहिए जब हम डैफ में कुछ भी आई करते थिंक हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें यूपीएससी, जैसे अगर हमें भी कोई मिलेगा, सपोज करो वो हमें बता रहा है कि वो भरतनाट्यम करता है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है हम भी उससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, या ओके, है हाँ ना। ये वो हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे एकदम से कुछ अलग पूछ रहे हैं। सपोज करो अगर कोई लिख रहा है कि उसको थाई फूड बनाना पसंद है, तो ऑब्वियसली हम कुछ पूछेंगे ही उससे कि कैसे बनती है, कौन सी डिश, क्या डलता है, उस इंग्रेडिएंट के बारे में कुछ पूछ लेंगे। वो जनरल क्वेश्चन ही होते हैं, बस ये होता है कि हमने फेक लिखा होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है ये लोग बहुत एडवांस लेवल पूछ रहे हैं। ओके मे बी। या Okay, so that was a very well summed up strategy for prelims, mains, and interview. Now, the last question that I would like to ask is, how excited are you for the training in Lavasana? आई एम वेरी एक्साइटेड। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंसाइट्स तो नहीं है, क्योंकि मतलब आई हैव नॉट कन्वर्स विद एनीबॉडी हु हैज बीन देयर। मतलब वही यूट्यूब वीडियोस और इन्हीं सबसे थोड़ा बहुत आइडिया मिला है कि बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, डिफरेंट एक्टिविटीज हम सीख पाते हैं। और व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इज टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी एक जर्नी होती है, अप एंड डाउन होते हैं। तो आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल होता है समझने में कि हाउ सोसाइटी इज। प्लस हम बहुत सारे फील्ड विजिट्स भी करेंगे, तो वील मीट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट एरियाज। हर चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू। And at last, what message you would like to give to future civil servants? ओके सो मेरी तरफ से तो यही मैसेज होगा कि कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। इवन इफ यू हैव बीन एन एवरेज स्कोरर इन द स्कूल, या फिर आप बहुत अच्छे टॉपर भी रहे हैं, अल्टीमेटली ये जो एक एग्जाम है वो बहुत अच्छा एक इक्वलाइजर है। जब भी हम रिजल्ट्स देखते हैं, वी कुड सी पीपल फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाहे फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो, कास्ट डिफरेंसेस हो, हर तरीके के जो डिफरेंसेस हैं वो हमें उसमें दिखते हैं। तो आई थिंक जो एग्जाम है वो आपको चेक कर रहा है फॉर योर मेंटल स्ट्रेंथ, फॉर योर ग्रिट, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और आपके जो व्यूज हैं, आप सोसाइटी के लिए कितना कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो अगर आपकी कुछ लैकिंग्स रही है, उन सब चीजों के बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं, बस कोशिश करते रहिए। एग्जाम वुड बी वेरी टफ, बहुत डिमांडिंग होगा, कई फेसेस लो भी आएंगे हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होगी। तो आई थिंक वो सबके साथ हो रही होती है। आपको कहीं पे भी ये नहीं सोचना है कि आई एम द ओनली वन जो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है। ऐसा नहीं है, एवरीबॉडी इज गेटिंग डिमोटिवेटेड, और अलग अलग तरीके से सब उससे डील करते हैं। वो जरूरी है कि आप उसके लिए सोल्यूशन निकालें, इंस्टेड ऑफ जस्ट लिविंग एंड गोइंग अवे। और अगर आप वो भी कर रहे हैं, टेक अ गुड, लाइक अपने आप के बारे में अवेयर रहे, अच्छे से समझे, और आपको लग रहा है कि नहीं ये शायद मेरा फील्ड नहीं है, कुछ और है, इट्स ऑल फाइन अगर आप चेंज भी करते हैं। बट ये है कि कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना है खुद का। बिल्कुल अगर आप नहीं बिल्कुल। कर पा रहे, तो ये नहीं सोचना है कि
आई एम नॉट वेल इनफ और मैं नहीं कर पाई। नो, एवरीबॉडी इज मेड फॉर अ जॉब एंड दे विल डू इट इन द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी। उसके लिए जो गाइडेंस चाहिए होता है वो आपको ढूंढना है, कोचिंग से या आसपास कहीं से भी जहाँ से आपको मिले, वो गाइडेंस सर्च करें, उस पर काम करें, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि किसी को भी एकदम कुछ नहीं आता, धीरे धीरे ही सब रिफाइन होता है। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी शुरुआत करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम ज्यादा मिलेगा प्रिपेयर करने का। तो आई थिंक जैसे मैंने स्कूल टाइम में शुरू किया था, तो अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। लेट भी शुरू कर रहे हैं, हार नहीं मान रही है, उम्मीद हार नहीं रखिए। माननी है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको लगे रहना है, और तुम्हारा एग्जाम्पल ये बहुत ज्यादा प्रूव करता है। मेंस दिया एक बार, वो नहीं हो रहा है, फिर इंटरव्यू तक पहुंचे, फिर वो नहीं हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप लगे रहेंगे सो यू विल अचीव योर ड्रीम। ओके, सो Yeah. thank you Palak for your invaluable insights, and I believe that your learnings and experiences will help a lot of UPSC aspirants. Thank you, Nitya. Okay.